देखो, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही। ठीक है। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे सरफेस टेंशन में, एक्सेस प्रेशर जिसका नाम है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जिस तरीके से एयर सॉरी बलून के अंदर आपका प्रेशर ज़्यादा होता है सराउंडिंग से, उसी तरीके से सोप बबल के अंदर भी प्रेशर ज़्यादा होगा, बिकॉज सोप बबल बबल इज जस्ट लाइक बलून, है ना? हाँ सर। हाँ सर। देखा जाए तो सोप बबल में क्या है? सरफेस है, दो सरफेस है, राइट? दो सरफेस है ना लिक्विड यस में। सर। यस एक सर। एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। वो दोनों ही सरफेस में स्ट्रेच में बेसिकली इलास्टिक, दोनों ही दोनों ही सरफेस है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। अगर हम सिंपल लिक्विड ड्रॉप के बारे में बात करें तो उसमें भी तो एक सरफेस है ही ना, तो उसके अंदर भी हाँ प्रेशर सर। ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर जो अंदर का प्रेशर पी इन है और बाहर का प्रेशर जो पी आउट है, उसमें अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा है। ओके। ओके अंदर वाला सर। प्रेशर माइनस बाहर वाला जो प्रेशर है, इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। ओके। ओके सर। तो ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा? क्योंकि जो नेट फोर्स या जो भी कुछ लगेगा वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है ना, तो वो प्रेशर डिफरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सेस प्रेशर कह रहे हैं, राइट? अब ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ये देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस ड्रॉप के दो टुकड़े करके देखा। ठीक है। तो क्या ओके होगा सर। अगर मैं किसी भी एक हेमिस्फेयर को देखूं, किसी भी एक हेमिस्फेयर को अगर मैं देखता हूं, तो इसके ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है सरफेस पर सरफेस टेंशन, है ना? यस सर। एक तो लग रहा है सरफेस पर सरफेस टेंशन, और दूसरा एक्ट करेगा एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स, है ना? प्रेशर डिफरेंस। हाँ, तो देखो समझो बात को। जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एडिशनल फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा? एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, राइट? सो दिस इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर, और ये ब्लैक वालों से मैं क्या बता रहा हूँ? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक्चुअल में तो दो हाफ है नहीं, दोनों चिपके हुए हैं ना। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर जो है वो बैलेंस करेगा फोर्स ड्यू टू टेंशन। दिस मीन्स फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन कितना है? बाउंड्री की लेंथ 2 पाई आर इंटू सरफेस टेंशन टी, राइट? तो यस पाई ने सर। पाई मारा, आर ने आर मारा, हमारे पास एक्सेस एक्सेस प्रेशर कितना आ गया? 2T/R। मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2T/R। ठीक है, यस सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? चलो, अगर हम सोप बबल के बारे में बात करें तो सोप बबल के अंदर का प्रेशर पी इन, ये भी पी आउट से ज़्यादा होगा। तो पी इन माइनस पी आउट कितना, क्या कहलाएगा? पी एक्सेस कहलाएगा, राइट? यस है सर। ना? सोप बबल में एक्सेस प्रेशर कितना होगा? खुद से कोशिश करो तो, बिना किसी कैलकुलेशन के बताने क्यों। हम्म
4t बाय आर T2 आएगा। बाय। दो सरफेसेस है ना इसमें, यस सर। एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। एक सरफेस की वजह से कितना है, 2t बाय आर। तो टू दो टी सरफेस बाय। की वजह से कितना हो जाएगा, 4t बाय आर। खत्म। यस और नो। यस यस सर। ध्यान रखिएगा, प्रेशर किधर ज़्यादा है, तो प्रेशर हमेशा कनकेव साइड पे ज़्यादा होता है कन्वेक्स साइड से। ओके, किधर ज़्यादा होता है, कनकेव साइड पे ज़्यादा होता है। ओके, अंदर कनकेव है बाहर यस सर। कन्वेक्स है ना, ये तो पता ही है। हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ूँ। यस सर। इसके पीछे भले कारण लिख लेना क्या है, दो सरफेसेस है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, चलो केस 3 है एयर बबल। एयर बबल समझते हो, पानी के अंदर एयर का जो बबल होता है ना, उसको एयर बबल कहते हैं। ठीक है, तो एयर बबल में प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर, वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ का जो एक्सेस प्रेशर है वो, ये पी इन हुआ, ये पी आउट हुआ, तो पी इन माइनस पी आउट कितना होगा, पी एक्सेस। ये एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, तो सर इसमें एक्सेस प्रेशर आप खुद बताइए कितना होना चाहिए। बोलिए। सर 4t/r। 2t/r होगा ना बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस है। कौन सा, अंदर वाला। बाहर वाला सरफेस कहाँ है, समझ रहे हो। इसमें तो जो भी सरफेस है सिर्फ अंदर ही है ना, बाहर कौन सा सरफेस है, बाहर कोई लिक्विड का अलग से सरफेस है क्या। नो सर। ठीक है, वन सरफेस, क्यों है ऐसा, वन सरफेस किधर है, वो सरफेस इनसाइड पे, आउटसाइड सरफेस नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, जो ड्रॉप था उसमें सिर्फ बाहर सरफेस था, बबल में, सोप बबल में अंदर बाहर दोनों तरफ सरफेस था, और पानी के अंदर एयर बबल में सिर्फ अंदर ही सरफेस था। तो इसलिए फॉर्मूले 2t/r 4t/r 2t/r आ गए। ओके, बढ़ूँ आगे। यस सर। सर ये कैसे पता चलेगा कि एक सरफेस है या दो सरफेस? अरे आप खुद सोचो ना, आप यार, सोप बबल है ना, सोप बबल ऐसे, ये बबल का फिल्म है ना, यस सर। फिल्म के दो सरफेस होंगे, राइट। जो आपका ड्रॉप है उसमें अंदर तो पानी भरा हुआ है, अंदर सरफेस तो है नहीं, सरफेस एक बाहर ही है, राइट। यस सर। और ये जो एयर बबल है, इसमें तो बाहर चारों तरफ पानी ही है, तो सरफेस किधर हुआ, अंदर ही हुआ ना खाली। यस सर। यस सर। बस यही है और क्या। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बताइए। सर बड़ा वाला से छोटा वाला की तरफ। बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, ऐसे ही तो होता है हमेशा, ऐसे ही दिखा ना हमने। यस सर। लेफ्ट। चलो देखो, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, लेट से सराउंडिंग प्रेशर P0 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 4t/r1, कह सकता हूँ क्या। यस सर। यस सर। क्लियरली, क्योंकि R1 छोटा है इसलिए P1 बड़ा है, हाँ या ना। इसलिए एयर किसे कैसे फ्लो करेगी, लेफ्ट से राइट। ठीक है, यस छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन यस सर सर। ये सब तो बढ़िया सा मैथ से आ तो गया सर, लेकिन फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, अगर इधर से रेडिय एयर उधर फ्लो करता रहा तो R1
डिक्रीज होगा, R2 इंक्रीज होगा, राइट। दोनों कभी यस इक्वल तो हो सर। ही नहीं पाएंगे सर, तो हवा के इन्फाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी? नहीं सर, वो हवा टाइम इन्फाइनाइट टाइम तक चलती जाएगी तो यहाँ से हवा खत्म हो जाएगी, है ना। यस सर। ये तो मुसीबत हो गई ना। हम्म। छोटा वाला और छोटा होता जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होता जाएगा, ये तो इसकी तो एक लिमिट है ना। यस सर। तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ से हवा उधर जाएगी तो ये वाला बबल छोटा होगा, ये वाला बबल बड़ा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, हाँ या ना। यस सर। यहाँ का जो रेडियस R1 है अभी वो पाइप के रेडियस स्मॉल r के बराबर हो चुका है, राइट, है ना, क्योंकि यस सर। इसका डायमीटर और उसका डायमीटर, सॉरी पाइप का डायमीटर और उसका डायमीटर बराबर है। अब अगर यहाँ से और हवा निकलेगी तो देखिए R1 इंक्रीज हो गया, हाँ या ना। यस सर। अब ये R1 पहले R होने तक डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, और इक्विलिब्रियम पे दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ओके। ओके सर। समझ में आई बात। यस सर। तो बेसिकली क्या होगा, दोनों एक एक ही स्फीयर के दो पार्ट हैं एक तरीके से देखा जाए तो, यहाँ पे जितना पार्ट मिसिंग उतना पार्ट यहाँ पे है ना। यस सर। तो एक्चुअली इसको क्या बोलोगे आप, शॉर्ट मेजर हेमिस्फेयर, इसको क्या बोलोगे, माइनर हेमिस्फेयर, क्या बोलोगे, मेजर हेमिस्फेयर, माइनर माइनर। है, माइनर हेमिस्फीयर। ठीक है। चलो खैर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस एयर इधर से ब्लो करेगा इतना बना लो, बस बहुत है। लेकिन हाँ इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा हुआ है कुछ बुक्स वगैरह में, देखा है मैंने, मेरे को नहीं मालूम कभी एग्जाम में आया कि नहीं आया, बुक्स वगैरह में देखा है मैंने इसका क्वेश्चन कि भैया रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब रेडियस R1 क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, और R2 लगातार इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत। नो सर। बढ़ूँ आगे। यस सर। यस सर। अब अटैच्ड सोप बबल, दो सोप बबल चिपक गए तो बीच में बाउंड्री बनेगी, यस सर। बनेगी कि नहीं। हम्म। यस सर। देखो भाई, तो हमें बताना है कि सर अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ये जो कॉमन सरफेस है दोनों के बीच में, इसका रेडियस R कितना है ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। बेसिकली ये वाला जो सरफेस है इस बड़े स्फीयर का पार्ट है ना। यस सर। ये डायग्राम बनाने में आपको टाइम लगेगा बेटा क्योंकि बीच वाला कैसे ही बनाओ अब लगता है R1 का ही पार्ट है, बट जो भी है थोड़ा ध्यान से बनाना, या तो स्ट्रेट बन जाता है या R1 जैसा ही बन जाता है, जो भी है थोड़ा ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इधर कनकेव होगा उधर कन्वेक्स होगा, उल्टा भी तो हो सकता था, यस सर। हो सकता था कि नहीं। यस सर, हो सकता है। पर मैंने यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि समझिए ये P1 है ये P2 है, ठीक है। मैंने कहा R1 आपका R2 से छोटा है, मतलब P1 P2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो P1 की साइड क्या होगा, प्रेशर की साइड ज़्यादा होगा, कनकेव साइड ज़्यादा होता है, कन्वेक्स साइड कम होता है, हाँ या ना। यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोलेंगे सर अगर बाहर का प्रेशर P0 है तो अंदर का प्रेशर P2 कितना हो जाएगा, P0 प्लस कितना होगा बताइए। सर 40/2। तो यहाँ से इधर आ सकता हूँ क्या मैं, यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 4T/R2 प्लस 4T/R, क्योंकि हम फिर से कन्वेक्स से कनकेव साइड मूव करें। यस सर। समझ में आया ये। यस सर। अब यहाँ का प्रेशर तो P0 था क्योंकि सराउंडिंग में ओपन है, मतलब कि अब ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, ये मैंने बस ड्रॉ किया है, ओके। इमेजिनरी। हाँ इमेजिनरी, विच मीन्स P1 कितना हो जाएगा, P0 प्लस 4T/, R1। दैट इज इक्वल टू P0 प्लस 4T/R2 प्लस 4T/R। कोई दिक्कत। नो सर।
तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यार मैं तो इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं करना चाहूँगा, पर कम से कम मेडिकल बच्चों को दे रखा होता है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, बिना डेरिवेशन के। आई ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अरे यार एक सेकंड, हो गया सर। हो गया। चलो बढ़ो आगे फिर। हाँ सर। तो वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो अ बबल, एक बबल को ब्लो करने में कितना वर्क लगेगा। ओके। यस सर। तो मेथड 1 क्या है, dw इज इक्वल टू pdv। है ना यस सर। बेसिकली, लेकिन अगर ध्यान दें तो जब हम ब्लो कर रहे हैं तो हम अंदर से पी इन लगा रहे हैं, बाहर से पी आउट लग रहा है, तो डिफरेंस के हिसाब से वर्क होगा ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू 4t/r, या 4t स्मॉल r बोल दूं क्योंकि मेरे को वेरिएबल रेडियस ले रहा हूं मैं। 4t/स्मॉल r प्रेशर हो गया, एक प्रेशर डिफरेंस हो गया जो हमें, जिसके हिसाब से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा या प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। यस। इंटू dv, dv कितना हो जाएगा, 4πr² dr, ये तो पता है अपन को। यस सर। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या। नो सर। So this is equal to 16 pi t r dr, ये हो गया dw। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, रेडियस इक्वल टू 0 पे वर्क डन कुछ करना नहीं पड़ा, r रेडियस तक वर्क डन कितना किया ये निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 16, अच्छा कैपिटल टी है नहीं, स्मॉल टी क्यों हो गया, 16 पाई टी इंटू r²/2। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये पता है क्या है, ट्वाइस 2 टाइम्स 4πr² इंटू टी। समझ में आया। यस सर। बेसिकली जो भी आप वर्क करोगे वो कहाँ गया, सरफेस एनर्जी में गया, राइट। तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब मेथड 2 यही हो गया कि नहीं होगा डायरेक्टली। यस सर। यस सर। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा u, दैट इज इक्वल टू टेंशन t टाइम्स ट्वाइस ऑफ 4πr², राइट। यस। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। नो सर। कई बार इसके साथ में वो वाला ऐड भी किया जाता है, नेटवर्क जो हम सिर्फ अंदर वाला प्रेशर करेगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P0 प्लस P एक्सेस इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। P0 dV प्लस P एक्सेस dV, ये dw नेट, राइट। दिस मीन्स w नेट कितना हो जाएगा, P0 V प्लस 8πr² t, दैट इज इक्वल टू P0 टाइम्स 4/3 πr³
प्लस 8 पाई r² t। ये तो कर सकते हो ना आप आराम से। यस सर। ये सिर्फ अंदर वाला प्रेशर प्रेशर ने जो वर्क किया वो है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी हो गया। यस सर। बढ़ू आगे। यस। यस सर। हुआ। कर रहे।
सर पी के बगल में क्या लिखा है? हम्म रो नहीं सर, उसके नीचे वो प्रेशर लिखा प्रेशर है। है, पूरा प्रेशर है, ठीक है। रॉ वी स्क्वायर। ठीक है, इधर से जो फूंक मार रहे हैं उसको वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो कितना है, वो निकालने के लिए मैंने बोला जितनी वेलोसिटी जा रही है इनटू जितना मास जा रहा है, राइट। वही आएगा ना एक्स्ट्रा मोमेंटम जो जा रहा है। यस सर। तो मोमेंटम निकाल लिया मैंने, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ गया। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जिस मोमेंट पर एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, बबल छूट जाएगा, है ना। पहले क्या यस रेडियस सर। छोटा है तो एक्सेस प्रेशर बड़ा है इस फोर्स से, है ना। तो अंदर यस से सर। प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो ये चिपका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब इधर से फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना बबल पे, ओके। यस सर। तो उस केस में ये बबल छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आउट ऑफ 60, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। बढ़ जाऊँ आगे, बहुत ज्यादा था। बढ़ जाऊँ आगे। यस सर। यस सर। चलो कुमार आदित्य काफ़ी ठीक टाइम पे आए, एक टॉपिक पूरा मिस हुआ लेकिन अगले टॉपिक की शुरुआत में आ गए आप। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल, हालांकि इसमें भी पिछले टॉपिक का यूज़ होगा तो देख लेना जो भी है। अगला टॉपिक क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी कंटेनर में लिक्विड ऐसे रहता है एकदम हॉरिजॉन्टल फ्लैट रहता है क्या? नो सर। नो बोलो। सर। रहता है? नहीं रहता है ना। हमेशा कैसा रहता है, एजेस पे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, राइट, ऊपर यस। थोड़ा। है ना। चलो, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है, उसी टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है कि हमारा कोई भी सरफेस इस तरीके से नहीं रहता, ये ऐसे नहीं होता है। कैसे रहता है, तो सर कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। यस सर। ऐसे रहता है ना। इसमें अगर मैं लिक्विड का सरफेस और जिस सॉलिड के साथ वो कांटेक्ट में उस सॉलिड के कांटेक्ट पॉइंट पर, समझ रहे हो, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना यहाँ कहीं पे, उस कांटेक्ट पॉइंट पे अगर मैं लिक्विड के सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। यस सर। इसमें ये जो एंगल है ना, इसको कहते हैं, इस थीटा को क्या कहते हैं, कांटेक्ट एंगल। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टैक्ट। लेकिन पहले ये पढ़ना होगा ना आखिर ऐसे रहता ही क्यों, उसको कांटेक्ट एंगल के बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बना के लिखना, ये थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल है, फटाफट बना लो। यस सर, बना ली। बना लिए, हो गया सर। चलो। एक्चुअली ऐसा वैसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर फ्लैट है तो इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए जो एकदम कोने पे रखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के बारे में, इस मॉलिक्यूल को के आसपास जो वॉल्यूम है उसमें जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस से या कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, राइट। यस तो सर। उन फोर्सेस की वजह से मतलब, अब देखो इसके साथ क्या हुआ, लिक्विड सिर्फ इस क्वाड्रेंट में, राइट। तो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ या ना। यस सर। एट द सेम टाइम इसके लेफ्ट साइड में क्या है, सॉलिड है। उस सॉलिड के मॉलिक्यूल, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स वो भी तो इसको खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं। हाँ सर। तो अगर मैं उस मॉलिक्यूल के बारे में सोचूं तो इस मॉलिक्यूल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, सर एक फोर्स तो इस पर सॉलिड लगा रहा है ऐसे, और एक फोर्स सर इस पे लगा रहा है लिक्विड ऐसे, हाँ या ना।
यस सर। यस सर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे लिक्विड जो फोर्स लगाता है इसको कहते हैं कौन सा फोर्स? तो कोहीसिव फोर्स। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। और सॉलिड जो फोर्स लगाता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा फोर्स कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? एडहेसिव। एडहेसिव। ध्यान दीजिए, एडहेसिव का काम क्या है? दो अलग अलग चीजों को चिपकाना, है ना? यस सर। तो इसलिए ये वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इस वजह से इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स लगा वो कैसा लगा? ऐसे ही कुछ हुआ? ये हुआ नेट फोर्स, बोलो। यस सर। राइट। अब समझिए, उस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स लगा इधर की तरफ, तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर नेट फोर्स थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। और हमें मालूम है कि किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, हाँ या ना? यस सर। इस वजह से लिक्विड का सरफेस कैसा है? टेढ़ा है। समझ में आया कि नहीं? कोने पर। अगर हम बीच में बात करें तो यहां पर क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है इसलिए लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल है। सर लिक्विड का सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर क्यों रहता है? बताइए बताइए बताइए। वैसे तो रहता है, मुझे मालूम है क्यों रहता है। क्योंकि शियर स्ट्रेस को लिक्विड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, राइट? शियर स्ट्रेस के यस सर। केस में लिक्विड इक्विलिब्रियम अचीव कर ही नहीं सकता। लिक्विड जब भी इक्विलिब्रियम अचीव करेगा उसके ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं हो सकता, टेंजेंशियल फोर्सेस नहीं हो सकते, इसलिए नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ओके बेटा? ओके सर। चलो, कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। कौशिकी बेटा इतना लेट? सॉरी सर, वो मतलब चेक नहीं किए थे फोन। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया? रिकॉर्डिंग कर रहे। सर एक बार आप इन्फॉर्म कर देते ना सर, मतलब बेटा वो तो बोला था ना, आज कल ही बोले थे ना 8 बजे तक क्लास रहेगी आज। यस सर, आप कल भूल बोले थे। गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग शुरुआत से, ठीक है? चलो, ओके सर। अब ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो कांटेक्ट एंगल आ रहा है ये दो फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स पे। एडहेसिव फोर्स इधर लग रहा है, कोहेसिव फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर हो गया, इसलिए लिक्विड का सरफेस ऐसे टेढ़ा हो रहा है, ठीक है? यस। ये जो कांटेक्ट एंगल आ रहा है ये किन दो फोर्सेस की वजह से के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स पे, है ना? अगर एडहेसिव फोर्स बड़ा है तो लिक्विड का सरफेस ज्यादा टेढ़ा होगा, और एडहेसिव फोर्स छोटा है तो लिक्विड का सरफेस फ्लैटर होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर एडहेसिव फोर्स बड़ा है कोहेसिव फोर्स के मुकाबले, एक्चुअली ये रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, लिखा हुआ पता नहीं बुक्स में ऐसा क्यों, इसलिए मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ। लिखना चाहिए कि एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। कई बार इक्वल होने के बाद भी ना एंगल एक्यूटी होता है, पर मतलब जो भी छोड़ो। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आगे वाली नॉलेज अज्यूम करके थोड़ा सा बोल गया, सॉरी। हाँ, लिक्विड सरफेस ऐसा है, सॉलिड ऐसा है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टैक्ट एंगल, है ना? यस सर। इस डायग्राम में कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट है, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है? अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से बड़ा है, इसकी जगह लिखना चाहिए कि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स पे डोमिनेट करता है, तो थीटा जो है वो क्या ऐसा आता है? एक्यूट आता है। लेकिन सोचिए अगर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर जाए, अगर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर जाए
तो थीटा कैसा आ जाएगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज आ जाएगा। ऑब्ट्यूज। और इन दोनों केसेस हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी देख रखे होंगे। आई होप आपने भी देख रखे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ कहाँ देखा है बताता हूँ थोड़ी देर में। पर ऑब्ट्यूज के केसेस कम देखे हैं पर फिर भी याद होंगे, क्योंकि इतना कम देखा है कि आपको स्ट्रेंज लगता है देखने में, आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अक्यूट के केसेस हम लोगों ने रोज ही देखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर इक्वल भी होता है कभी? इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। अगर क्यों नहीं हो सकता, दो चीज क्वांटिटीज इक्वल क्यों नहीं हो सकती? हो ही सकती हैं। मैं ही कह रहा हूं, अगर थीटा आपका एक्यूट है तो एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब लिक्विड सरफेस से चिपक सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो वैसे में लिक्विड आपके सरफेस को वेट करता है, लिक्विड वेट्स द सरफेस। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो लिक्विड डज नॉट वेट्स द सरफेस। ओके, समझ में आया? तो यस वो सर। कैसा होगा, मतलब वो लिक्विड ध्यान वो दीजिए, सरफेस। बताता हूँ सर एग्जाम्पल। बता रहा हूँ। वैसे ही सब थोड़ी देर में आ जाएगा, पर फिर भी आपने अगर देखो, वेट का मतलब एब्जॉर्ब करना नहीं होता है। यहाँ पर जब मैं वेट बोल रहा हूँ उसका मतलब एब्जॉर्ब करना नहीं है। आप लोग वेट का मतलब समझ लेते हो एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कपड़ा गीला कब बोलते हैं? जब कपड़े के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तब बोलते हैं ना कपड़े को गीला, राइट? लेकिन यस। यस लेकिन सर। यस सर। सोचिए, अगर आपके पास कोई कांच का बर्तन है, उसके ऊपर भी तो पानी चिपक जाता है ना कई बार, कि नहीं चिपकता है? उसको कपड़े से यस सर। पोछे बिना पानी हटता नहीं है ना? यस सर। तो मतलब बेसिकली पानी ने कांच को वेट किया है। ओके। और कई बार यस ऐसा सर। होता है कि सरफेस के ऊपर से पानी फिसल जाता है, जैसे रेनकोट। अच्छी क्वालिटी के रेनकोट के ऊपर से पानी फिसल जाता है ना, उस पर चिपकता नहीं ना। यस सर। तो वो बेसिकली क्या हुआ, वहां पे कांटेक्ट एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है। ओके सर। आपने शायद देखा हो कभी कि, अगर लाइव नहीं देखा हो तो लेकिन टीवी में देखा हो कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स, उनके ऊपर कई बार पानी चिपकता नहीं है, पानी ठहरता नहीं है, लुढ़क के नीचे गिर जाता है। हाँ सर देखे हैं, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट्स यस होते सर हैं ना। देखे। वहां पे वो क्या हुआ, पानी उसको गीला नहीं कर रहा है, राइट? यस सर। है ना? तो वो वहां पर कांटेक्ट एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है। और अगर आप वहां पे ध्यान दिए हो कभी अगर सीन के बारे में, तो पानी सच में ऑब्ट्यूज एंगल बना के एक बॉल की तरह पड़ा होता है उसके ऊपर, यस सर। है ना? मैंने पता यस नहीं सर। उसकी फोटो क्यों नहीं लगाई, बट होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म आगे यस। तो बढ़ू? गीला मतलब एब्जॉर्व कर रहा है ना? एब्जॉर्ब करना नहीं, सरफेस पे चिपक जाना। अभी तो अगली ओके स्लाइड में सर। क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो कॉपी हो गया। यस सर। सर ये एक बार समझा दीजिए ना सर, शॉर्ट में पूरा ये स्लाइड। देखो क्या है कि जो कोने वाला मॉलिक्यूल है, इसके आसपास में लिक्विड के मॉलिक्यूल सिर्फ इस क्वाड्रेंट में है, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसको सिर्फ इधर फोर्स लगाएंगे, एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स। और जो सॉलिड है वो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है। दो अलग अलग तरीके की चीज़ों में के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। सिमिलर चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके। मैंने इस वाले मॉलिक्यूल के यस बारे में सर। बात की थी, इसलिए वहाँ पर डायग्राम ऐसा बना हुआ है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम वो ऐसा हो जाएगा, और लिक्विड का सरफेस ऑब्वियसली फिर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ या ना? यस नेट सर। फोर्स के परपेंडिकुलर होगा लिक्विड का सरफेस। अब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट एंगल। ये बात और है, लिक्विड आगे जाके ऐसे हो जाता है, और उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बात कर रहे हैं। ओके, इसको ओके बोलते हैं सर। कांटेक्ट एंगल। ठीक है। कांटेक्ट एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अगर एडहेसिव फोर्स बड़ा होगा, कोहेसिव फोर्स छोटा होगा तो एक्यूट होगा, कोहेसिव फोर्स बड़ा हो जाएगा तो कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? यस सर। उसके बाद तो मैंने पढ़ा ही दिया, राइट? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि ग्लास के सरफेस के ऊपर अगर आप पानी रख दो तो पानी कुछ इस तरीके के शेप में रहता है। ये जो एंगल बना यहाँ पर सरफेस और दोनों लिक्विड और सॉलिड के सरफेस के बीच में, ये थीटा क्या है?
एक्यूट है ना? हाँ है ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पर ये उसी ग्लास के ऊपर मैंने रख दिया है मरकरी। तो मरकरी का सरफेस ऐसे, मरकरी ऐसे रहता है ना, उसको अगर ग्लास को टेढ़ा करूंगा तो लग जाएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। इसमें ये वाला जो एंगल बना है ये क्या है? ऑब्ट्यूज। कॉन्टैक्ट एंगल है, ऑब्ट्यूज है। सर इसको कॉन्टैक्ट एंगल क्यों कह रहे हो, इसको क्यों नहीं कह रहे हो, या इसको क्यों नहीं कह रहे हो, है ना? स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट के तो बड़ा हो गया ना। बात है सीधी सी, द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस एट द बाउंड्री ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर करना है एंगल को, ओके? यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। At a given temperature, contact angle between a given liquid solid pair is constant. एक given liquid solid pair के लिए एक given temperature पे contact angle constant होता है। मतलब अगर मैंने ग्लास प्लस वाटर ले लिया तो उसका एक कॉन्टैक्ट एंगल आएगा, स्टील प्लस वाटर ले लूंगा तो उसका एक कॉन्टैक्ट एंगल आएगा, वैक्स प्लस वाटर ले लूंगा तो उसका एक कॉन्टैक्ट एंगल आएगा। समझ में आई बात? यस सर। If adhesive force dominates over cohesive force, contact angle is acute, else obtuse. ठीक है? कॉपी कर लो। Liquid wets a solid surface if contact angle is acute. देखो कांच पर अगर पानी चिपका हो तो उसको जब तक कपड़े से नहीं पोंछोगे तब तक वो साफ नहीं होता है ना? इवन झटकने से वो नहीं गिरता पानी। लेकिन उसी कांच के ऊपर अगर मरकरी हो तो आप बस ग्लास को टेढ़ा कर दीजिए, मरकरी लुढ़क के अपने आप नीचे चला जाता है, जैसे कि मेटल की बॉल हो। ठीक है? अच्छा, मरकरी तो कभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने, देखा है क्या? यस सर देखे। नो सर, खाली वीडियो में देखे। खुला मरकरी देखा है कभी? खुला मरकरी सर टच किया था एक बार स्कूल में। टच किए थे? टच मत करना भैया, बहुत डेंजरस होता है, टच नहीं करना जाता है। ठीक है? सर सब स्टूडेंट्स को टू टच सर करने मतलब हाथ में चिपकता नहीं है मतलब। फिर भी उसको इक्विपमेंट से ही छूना चाहिए, उसको मतलब क्या बोलते हैं, चिमटे वगैरह से ही छूना चाहिए। ठीक है? हाथ से नहीं छूना चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है? मरकरी पॉइजनिंग बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़े। हम लोगों ने बचपन में खूब थर्मोमीटर तोड़े हैं घर पे मरकरी निकालने के लिए, खेलने के लिए उसके साथ। अक्ल नहीं थी ना बचपन में, बट अब तो मतलब उस वक्त हम बहुत छोटे थे, मतलब मैं शायद सेकंड क्लास में था, तब की बात है। सर आपको घर में मर के, आप घर में थे कि स्कूल में? घर में थर्मोमीटर तोड़ के मरकरी निकाल लेते थे हम तीनों भाई। सर आप तो डांट नहीं मिलता था? पिटाई भी हुई है, लेकिन खेलने में मजा आता था, क्या करें। फिर पापा ने एक दिन बैठ के बहुत अच्छे से समझाया कि इससे क्या होता है, तो तब से हम लोगों ने खेलना बंद किया। बढ़े आगे। सर एक मिनट। सर ये लास्ट पॉइंट एक बार समझा दीजिए ना। अभी तो बताया, कांटेक्ट एंगल अगर छोटा होगा तो क्या होगा, एडेसिव फोर्स बड़ा होगा। एडेसिव फोर्स बड़ा है मतलब पानी उस पर चिपक गया, लिक्विड उस पर चिपक गया सॉलिड के ऊपर, राइट? ओके सर। कांटेक्ट एंगल मतलब एट रूम टेम्परेचर मैंने अलग अलग पेयर के बीच में दिखाया, सॉलिड लिक्विड पेयर के बीच में। प्योर वाटर और ग्लास के बीच में कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री होता है। एडेसिव फोर्स खतरनाक तरीके से डोमिनेट करता है, इसलिए आपको सच में कांच के बर्तन के ऊपर अगर पानी चिपका हुआ है तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं छूटता, उसको सच में पोंछना ही पड़ता है, और कई बार कपड़े से पोंछने के बाद भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है वो। ध्यान दिया कभी इस चीज़ पे? यस सर। सर अजीब तरह से। हाँ, अजीब तरीके से, राइट? ऑर्डिनरी यस वाटर, सर। ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के बीच में 8 से 18 डिग्री। ठीक है?
प्योर वाटर और सिल्वर के बीच में 90 डिग्री होता है, प्योर वाटर और स्टील के बीच में 70। यार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को, ये मैंने जहाँ से भी डेटा लिया आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये डेटा उसने सही लिखा है। हो सकेगा 60 डिग्री को इसने 7 डिग्री को इसने 70 डिग्री लिख दिया, आई एम नॉट वेरी श्योर। वाटर और वैक्स के बीच में 112 डिग्री होता है। आप कभी ध्यान देना, कभी मोमबत्ती को अगर पानी के ग्लास में डाल के निकाल दोगे तो मोमबत्ती एकदम सूखी की सूखी निकल जाती है, उसमें पानी चिपकाव नहीं रहता, ठीक है। दिस इज द ईजिएस्ट दैट कॉम्बिनेशन जहाँ पे आप चेक कर पाओगे कि कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। मरकरी और ग्लास के बीच में कितना होता है कॉन्टैक्ट एंगल? 138 डिग्री। अब 130 वो तो डिपेंड करता है ना यार कि ग्लास कौन सा है, मरकरी कितना प्योर है। 138 जैसे ये नंबर्स याद नहीं करने। दिस इज जस्ट एन आइडिया, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कहाँ पर एक्यूट है, कहाँ पर ऑब्ट्यूज है। ओके बेटा, सर वो वाटर स्टील वाला 70 है। 70 है, ठीक है। मैंने कहीं पे तो 4 डिग्री पढ़ा था, पर जो भी है। आगे बढ़े फिर। सर एक मिनट, इसको लिख ले सर। 70 डिग्री है हाँ ठीक है, लिख लो जो है लिख लो। सर, 70 डिग्री ये दिखा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो लिख लो पर नंबर याद नहीं करने, कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है ये याद रखना है। प्योर वाटर सिल्वर का बढ़िया 90 डिग्री, इसलिए उसको भले याद रख लो। चिंता ना करो, मुझे भी नंबर्स याद नहीं है। मैं जब क्लास में लिखाता हूँ तो इसको 120 140 लिखा देता हूँ, इसको 120 और इसको 140 लिखवा देता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब कहने का मतलब है कि नंबर, बस नंबर याद रखने भी नहीं है आपको, ठीक है। इट्स जस्ट एन आइडिया कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। एक आइडिया होना चाहिए ताकि इन जनरल कभी बात हो रही हो तो आपको समझ में आए कि क्या बात हो रही है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसा होता है ना। मेनिस्कस क्या है? ये मेनिस्कस है, यस ओके, सर। ठीक है। ये कब है? जब कॉन्टैक्ट एंगल अक्यूट है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो ऐसा होगा ना। देखा कभी इस तरीके से किसी लिक्विड को? नहीं देखा होगा, डोंट वरी, नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मरकरी किसी पैन में रखा हुआ है, स्टील के पैन में या ग्लास के पैन में, तो वो ऐसे ही रहेगा। ओके बेटा। और यस सर। इसको आप एक्सपीरियंस, भले आपको एग्जैक्टली ऐसा शेप नहीं दिखे बट इसके आसपास का शेप दिख जाएगा। अगर आप थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को देखोगे तो बहुत पतला सा पाइप होता है, यस सर। उसके अंदर मरकरी कैसा होता है? ऐसा होता है हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। ये दिख तो नहीं रहा है आपको, कोई बात नहीं, कलर चेंज करता हूँ। मरकरी उस पतले से जो पाइप है ना थर्मोमीटर के अंदर, उसके अंदर भी अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। समझ में आया? हालांकि आजकल तो कोई ये वाला थर्मोमीटर यूज़ कहाँ करता है, सब तो डिजिटल पे आ गए। उसमें भी आजकल डिजिटल की जगह वो तो बंदूक वाला, क्या बोलते हैं उसको, हैंडहेल्ड थर्मोमीटर होता है ना आजकल, तो वही दूर से देख लेते हैं ना टेम्परेचर। नो सर, हम लोग के पास है ये, ऐसा ही रहता ऐसे ही रहता है ना मरकरी इसके अंदर, ध्यान देना कभी, है। ठीक है। बढ़ो आगे। यस सर। कैपिलरी राइज इफेक्ट। भैया आपने ये तो देखा होगा कि जो अगर मैं ग्लास का ट्यूब डाल दूं या स्ट्रॉ डाल दूं तो अक्सर उस स्ट्रॉ के अंदर पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग। कभी नोट किया इस चीज़ को? केमिस्ट्री लैब में जाओगे अगली बार तो नोट करना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, नहीं तो अपने सर घर वो में, स्ट्रॉ में देखे हैं। नहीं तो अपने घर में भी स्ट्रॉ में देख सकते हो। ओके, यस सर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो भाई, अच्छा, एक्चुअली ये जो लिक्विड का सरफेस है ये एक, मतलब अगर मैंने, मुझे नहीं पता नहीं पे डेरिवेशन करना है, बट ये अगर मैं इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर मान लूँ, ट्यूब का रेडियस कितना मान लिया मैंने? स्मॉल आर। तो ये लिक्विड के सरफेस को अगर स्फेयर में कंप्लीट कर दूं, इसका रेडियस लेट से हो जाता है कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना हो गया लेट से? कैपिटल आर। ये कॉन्टैक्ट एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत?
नो सर। तो उस डायग्राम को वापस यहाँ बना लिया, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है, ये एंगल थीटा है। तो ऑब्वियसली ये थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। यस सर। तो क्लियर सी बात है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। कोई आपत्ति? या कहना चाहिए कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि स्मॉल आर तो पता है हमें, कैपिटल आर नहीं मालूम, राइट। यस सर। अब देखो यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट है। यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट है। पी नॉट है। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट पी होगा। नॉट। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? क्या ये भी एटमॉस्फेयर में ओपन है? यस सर। तो यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट होगा, राइट। यस सर। यहाँ का पी नॉट, अगर ये हाइट एच है तो ये वाला यहाँ का प्रेशर P1 कितना हो जाएगा? तो सर P1 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच, है ना। कोई दिक्कत? दिस इज बाय हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। यस सर। दूसरा मैं लिख रहा हूं, अगर मैं इस सरफेस के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? पी नॉट इज इक्वल टू P1 प्लस 2T बाय कैपिटल आर बोल सकता हूं। एक्सेस प्रेशर, एक्चुअली जो आप बाद में आए थे तो आपको बता दूं कि अगर एक लिक्विड का सरफेस है, एक सरफेस है लिक्विड का, इधर का सरफेस P1 प्रेशर, इधर P1 है, इधर का प्रेशर P2 है, तो कनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कन्वेक्स साइड से बड़ा होता है। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस कितना होता है? 2T बाय आर होता है। इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ये थोड़ी देर पहले हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर बस मैंने लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ये कहाँ से आया है? एक्सेस प्रेशर से आया है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू बिठा दूँ इक्वेशन 2 से 1 तक, 1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? P1 इज इक्वल टू P1 प्लस 2T बाय आर माइनस रो जी एच। P1 मर गया, दैट मीन्स H इज इक्वल टू 2T बाय आर रो जी। कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू 2T अपॉन कैपिटल आर कितना है? स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, तो स्मॉल आर बाय कॉस थीटा रो जी, ठीक है। P2 का है हाँ, सर। P2 का मार्क किए। P2 है ही कहाँ? P2 लिखा कहाँ है मैंने? ठीक। ये तो मैं बस अलग से रिवीजन करा रहा था, उनके लिए बता रहा था जो अभी एक्सेस प्रेशर मिस कर गए, उनके लिए यहाँ पे लिखा है मैंने। बस ये कॉपी नहीं करना है, ठीक है। जो बाद में भी आए उनको ये कॉपी नहीं करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो उसमें ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। तो हाइट का फॉर्मूला कितना हो गया सर? हाइट का फॉर्मूला हो गया कैपिलरी हाइट का 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। सर ये 2T/R क्या है? ये एक्सेस प्रेशर है, बोलता रहा हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हो गया था आज की क्लास में। एक्चुअली कनकेव साइड पे कन्वेक्स साइड से ज़्यादा प्रेशर होता है। ये कल पढ़े थे ना, बलून के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए सोप बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। यस सर। वो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? 2T बाय आर। हालांकि सोप बबल में क्योंकि दो सरफेस होते हैं इसलिए 4T बाय आर हो जाता है, ठीक है। चिंता ना करो, इसको भी के लिए याद कर लो, आगे का काम हो जाएगा, डोंट वरी। और इसको मैं एक दूसरे मेथड से भी डिराइव करूंगा। हालांकि स्कूल में यही वाला मेथड यूज़ करना है, स्कूल में वो दूसरा मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बढ़ूँ आगे? यस सर। यस यस सर। और ये वाला पार्ट प्लीज़ कॉपी मत करना, इसे समझाने के लिए एक बार लिखा था, ठीक है। इसको काट दे रहा हूँ, कोई कॉपी तो नहीं किया? नो नहीं सर। फिर सिर्फ कन्फ्यूजन होगा इससे, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो बढ़ूँ आगे। इसका दूसरा सर। मेथड देखते हैं, मेथड 2।
अगर मैं मेथड 2 के बारे में बात करूं तो वो काफ़ी आसान है। क्या बोलता है वो बोलता है सर इस तरीके से ऊपर सरफेस था, कांटेक्ट एंगल था थीटा, है ना, और सराउंडिंग सरफेस से h हाइट ऊपर तक पानी खींच चढ़ा हुआ था। ये पानी को ऊपर लेके गया कौन? तो सर पानी को ऊपर खींचा है सरफेस टेंशन। किसने खींचा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन चारों तरफ से लग रहा होगा ना इस पे, है ना? यस सर। यस सर। तो क्योंकि एंगल थीटा है, क्या मैं कह सकता हूँ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉलर बाउंड्री की लेंथ। इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है लिक्विड सरफेस के बाउंड्री की? 2 पाई। यस सर। इंटू टी। इतना फोर्स है कि नहीं है? यस सर। नहीं है। यस सर। नहीं, इतना फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थोड़ा है। इन सारे फोर्सेस के पास कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा ना। यस सर। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर टी कॉस cos थीटा। theta। एंड ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है यही तो इस वेट को ऊपर खींच के बैठा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। यस सर। देयरफॉर 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सर? पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ठीक है, तो एक पाई ने एक आर ने एक पाई एक आर मार दिया, तो एच कितना आ गया? 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। सर हो गया। सर ये डायग्राम में चेहरा दिख रहा हाँ, दिख तो रहा। यस सर हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मेनिस्कस करेक्शन। अब सर मेनिस्कस क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था शेप ऑफ मेनिस्कस, है ना? यस है। सर। यस ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिलरी ट्यूब थी इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। इसके चारों तरफ लिक्विड ऐसे थोड़ा ना होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बाहर जो हो रहा है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम अंदर भी इंटरेस्टेड है। जब मैंने फोर्स बैलेंस किया तो मैंने इस हाइट तक में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो ले लिया, इसके ऊपर वाला वॉल्यूम तो छोड़ दिया ना मैंने। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसलिए उसको अकाउंट में लेने के लिए अगर एंगल एक्यूट है, इफ एंगल इज एक्यूट, तभी हम ये फॉर्मूला ये करेक्शन लगाते हैं। एंड स्मॉल, अगर वो एंगल मान लो 90 डिग्री के आसपास है तो करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो फ्लैट ही हो गया वो सरफेस, राइट? बोलो। यस सर। यस सर, वो गिना जाएगा। हाँ, बट अगर एंगल छोटा है, 30 डिग्री से छोटा है, या इवन 45 डिग्री से छोटा है, तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो h की जगह हमें यूज करना चाहिए h प्लस, करेक्शन करने के लिए r/3। ये अप्रोक्सीमेट करेक्शन है, ओके? क्यों आया इसकी चिंता ना करो, ठीक है? एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 पे परफेक्ट काम करेगा, बट अदरवाइज ये r/3 आएगा नहीं। तो h प्लस r/3 इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ओके?
जनरली हम मेनिस्कस को इग्नोर करके ही चलते हैं, इसलिए दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, पर अदरवाइज ये होगा। ठीक है बेटा? यस सर। बढ़ूँ आगे? यस सर। सर वो R/3 कैसे आता है? मैं बोला तो उसका कारण पे मत जाइए। सर हम्म सर इसका दूसरा वाला ट्यूब में तो पूरा वर्टिकल कंपोनेंट आया तो कैंसिल नहीं होगा। आंसर ये है बेटा कि दोनों ट्यूब में लिक्विड सेम लेवल पे रहेगा। क्यों? तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है ना। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, उसको लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें जो रोजी एच की जगह वही अभी भी रोजी एच यूज होगा, राइट? अभी भी वही रेडियस रहेगा, यहाँ पे अभी भी वही रेडियस रहेगा, दोनों जगह रेडियस अभी भी सरफेस का बराबर रहेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल सेम है ना? हाइट भी दोनों तरफ इसलिए सेम ही आएगी, राइट? वैसे भी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? हाइट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर रो जी। हाँ, लेंथ जरूर चेंज हो जाएगी। अगर आप इस लेंथ के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो लेंथ L इज इक्वल टू एच बाय कॉस अल्फा हो जाएगा। लेंथ जरूर चेंज हो जाएगी लिक्विड के कॉलम की, पर हाइट चेंज नहीं होगी। ओके? ओके सर। यस सर, हो गया। चलो आगे। यस सर। मतलब ये है कि ये जो हाइट है ना h1, दिस h1 इज लेस देन 2t cos थीटा बाय r रो g। तो क्या होगा? ये तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। है? पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगा? पानी तो ऊपर चढ़ेगा ही ना भाई। सर मुझे लगता है वो पूरा ट्यूब ही नीचे सिंक हो जाए। अरे ट्यूब को पकड़ रखा है हमने यार। ये तो पानी देखो, समझो बात को, पानी इसके अंदर यहां तक चढ़ना चाहता है लेकिन ट्यूब यहीं तक है। अब क्या होगा? सर तो पी नॉट एक्स्ट्रा प्रेशर देगा उसको संभालने के लिए। नहीं, ऐसा तो क्या होगा, लिक्विड यहां से निकलेगा और ऐसे फवारे की तरह बाहर आ जाएगा, है ना? सर पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? फ्री की एनर्जी तो मिलने से रही है ना। यस सर। क्या होगा समझिए, लिक्विड इसको अंदर चढ़ेगा, कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा है, लिक्विड इसके ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, चढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा?
इस सरफेस तक पहुंच जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच बोले तो लिखा हुआ ये रहता है बुक्स में कि कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाएगा, पर कॉन्टैक्ट एंगल सच में चेंज नहीं होता, क्योंकि लिक्विड कहाँ तक पहुंच गया? एकदम सरफेस बाउंड्री तक पहुंच गया ना। यस सर। बाउंड्री sir. पर अगर लिक्विड ऐसे होने की जगह अगर ऐसे हो गया तो कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हुआ क्या सच में? नो सर। नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, कोने पे तो, राइट? है ना? यस सर। दूसरी बात, कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो भी सकता है, कोई थियोरिटिकली उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कॉन्टैक्ट एंगल चेंज करने में कोई गलत बात नहीं। मैं भी इनफैक्ट यही लिखता हूँ कि कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल चेंज नहीं होने का कारण क्या था कि आपका जो लिक्विड जब यहाँ पहुंचा तो एडेसिव फोर्स इधर लग रहा था, राइट? और Yes, कोहेसिव sir. फोर्स इधर लग रहा था। लेकिन जब लिक्विड यहाँ पहुंच गया है तो एडेसिव फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, एडेसिव फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। यस सर। तो इसलिए लिक्विड डेफिनेटली अपना अपना कॉन्टैक्ट एंगल चेंज कर करेक्ट। सकता है इस सॉलिड के साथ। ओके, तो क्या होगा? हाइट h विल बी इक्वल टू h1 एंड थीटा विल चेंज। ये हमारी उस थ्योरी को कि एक लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए कॉन्टैक्ट एंगल एक टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके रीजन्स बदल चुके हैं। ओके, यस सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? लिक्विड यहाँ तक पहुंचेगा, खत्म। बस इतना समझ लो कि पहले अगर लिक्विड ऐसे रहने वाला था, कॉन्टैक्ट एंगल इतना छोटा होने वाला था, तो अब कॉन्टैक्ट एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बेसिकली नया हाइट जो है वो h1 के बराबर हो जाएगा, जो कि 2t cos थीटा डैश अपॉन r रो जी के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से थीटा डैश चेंज हो जाएगा। ओके, क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि आपका जो एडेसिव फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है बेटा? वैसे तो सच बोले तो कॉर्नर पे कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन कैसे किया आपने? होगा ही नहीं डिफाइन, बट फिर भी अगर आप डिफाइन करते हो तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा? ओके सर. यस सर। बढ़ूँ आगे? यस सर. तो अब देखते हैं इसके कुछ, अच्छा और भी है अभी। इफ द surface of two arms are r, this the radius of two arms are r and 2r respectively, surface tension and contact angle are t and theta. Find the difference in liquid levels in the two arms. देखो पहले हमने पढ़ा था कि इन दोनों आर्म्स में लिक्विड का लेवल सेम रहेगा, पर अब सेम नहीं रहेगा। देखो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस h विल बी इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी माइनस 2t cos थीटा अपॉन 2r रो जी। शॉर्टकट ये है। हालांकि ये इस क्वेश्चन का सही अप्रोच नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता लिक्विड का जो लेवल था ओरिजिनल वो यहाँ था, यहाँ इसमें इतना हाइट तक बढ़ गया, इसमें इतनी हाइट तक बढ़ा, इसलिए ये डिफरेंस हो गया। ओके, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैथमेटिकली सब कुछ सही है, सब कुछ सेंस मेक कर जाता है, मतलब, लेकिन सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर रेडियस r1, यहाँ पर रेडियस r2 के हिसाब से फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी डेरिवेशन वाली। ओके, कर लोगे? नहीं करोगे? कैसे करना है हिंट दे दीजिए। जैसे डेरिवेशन किया था, पी नॉट यहाँ मानो, कर ही देता हूँ ना यार। पी नॉट माइनस 2t बाय r1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2t बाय r2। कोई दिक्कत? हाँ सर। हो जाएगा अब? यस सर। हाँ, यस सर। हो जाएगा।
यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ का शॉर्टकट प्रेशर, से जब हो रहा है सब इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे यार इससे भी तुरंत हो ही जा रहा है ना बेटा। शॉर्टकट से हो रहा है पर वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करोगे? ऐसा और आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपने ही टूटी बार पढ़ा ही नहीं है ना? यस सर। बढ़ूँ आगे? यस सर। फटाफट बताइए। सर 2t cos थीटा बाय r1 रो जी प्लस 2t cos थीटा बाय r2 रो जी। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल नहीं है ना, इसलिए आप स्फेयर वाला फंडा तो लगा नहीं सकते। ठीक है, उन दोनों का सम करने का मेरे को तो कोई सेंस समझ में नहीं आया, पता नहीं आपको कैसे सेंस समझ में आया। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फोर्स से जाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसा फोर्स लग रहा होगा इस सर्कल पे, R1 रेडियस के सर्कल पे, है ना, और R2 रेडियस के सर्कल पे चारों तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा होगा, राइट? बोलो। यस सर। तो मैं कहूँगा जो फोर्स लगा वो कितना आया, 2πr1t। ये तो नहीं लिख सकता, साथ में cos थीटा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करने हैं। यस सर। जो डेरिवेशन किया था ना फोर्स फोर्स से, वो वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। इज इक्वल टू mg, राइट? mg कितना हो जाएगा? यस सर। mg कितना होगा सर? तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h इंटू रो मास हो गया इंटू g, राइट? समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। इसका क्या करें, R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 कर दूं? तो देखो R2 प्लस R1 तो मर गया, पाई पाई खत्म हो गया, तो h कितना बचा, 2t cos थीटा अपॉन R2 माइनस R1 रो जी। वाह, तो अच्छा आंसर आ गया, है ना? सर मेरा भी यही आया था। नहीं, ये नहीं बोला था। हम बोले बोले नहीं। आपने बोला, अच्छा ये बाद में सॉल्व किया था क्या आपने? क्योंकि पहले जो बोला वो आंसर कुछ और बोला था आपने। सर वहाँ पे प्लस कर दिए। हम्म आपने सीधे h1 प्लस h2 कर दिया था, 2t cos थीटा अपॉन R1 रो जी प्लस 2t cos थीटा अपॉन R2 रो जी, ये कर दिया था आपने। चलो बढ़ूँ आगे। सर एक मिनट। यस सर हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन। दिया है, दिए में क्या है समझ लो ना, तेल अपने आप ऊपर उठता रहता है ना,
तो क्या दिया जलता रहता है, यस तेल सर। या घी जो भी है, वो अपने आप ऊपर कैसे उठता रहता है? क्योंकि जो कपड़े हैं, जो भी कॉटन या कपड़े का आपने बत्ती लगाया है, इसमें बेसिकली पोर्स की पूरी चेन बनी हुई है, जिसका रेडियस बहुत छोटा यस है। सर। तो उस छोटे से रेडियस में कैपिलरी राइज इफेक्ट की वजह से तेल ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके। ओके सर। अगर आप पेन के बारे में बात करो, पेन कैसे काम करता है, तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे इंक गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप ये फाउंटेन पेन रख दो तो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है ऊपर, है ना? यस सर। क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि ये कट होता है ना बहुत पतला सा, यस सर। निप पे हमेशा ही कट होता है कि नहीं होता? इस कट के अंदर कैपिलरी एक्शन की वजह से इंक ऊपर चढ़ जाता है, और इसी वजह से इंक धीरे धीरे नीचे गिरता है, एक झटके में पूरा इंक नीचे नहीं गिरता। ओके, लिखते वक्त समझ में आया इस कट का इंपॉर्टेंस? यस सर। लगता होगा बेकार में कट है, कई बार तो मैंने मोड़ दिया उसको बचपन में कि पता नहीं क्यों काट रखा है, सही से नहीं लिख रहा था पेन, तो मैंने जो जो साइड घिस गया था उसको मोड़ दिया, फिर काम करना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, यस सर, बचपन में मतलब दीदी लोग बहुत यूज करती है, अभी कम हो गया अब बहुत। तो यूज होता ही नहीं है ये। ठीक, प्लांट्स में पानी कैसे चढ़ता है? तो कैपिलरी राइज इफेक्ट है, उसका सीधा सा ये एग्जांपल है ना? यस सर। प्लांट्स में जमीन से पानी ऊपर कैसे जाता है? कैपिलरी राइज की वजह से जाता है। उसका सीधा सा एग्जांपल ये यस सर। फोटो में दिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, सारा पत्ता का कलर यस सर। चेंज। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन और भी हैं। स्पंज और टॉवल एब्जॉर्बिंग वाटर, है ना? कभी देखा होगा आपने कि अगर आप एक तौलिए को लटका के रख दो और उसका एक एंड पानी में डूबा हुआ है, तो तौलिया पूरा भीग जाता है ऊपर तक। देखा कभी? यस सर। क्यों भीग यस सर, जाता है? छोड़े थे एक बार पानी से, एक गमछा बस लटका हुआ था, वो पूरा गमछा भी। हाँ, पानी अपने आप ऊपर कैसे चढ़ गया? कैपिलरी राइज की वजह से, जैसे दिया में तेल चढ़ रहा है। ठीक है, हम्म, समझ सर में बट आया? वहाँ पे तो पोर्स है, यस हाँ, सर। तो कैपिलरी गमछे तो में भी नहीं है। पोर्स हैं, हर कपड़े में पोर्स होते हैं। ठीक है, ओके सर। ब्लॉटिंग पेपर सेम कॉन्सेप्ट, उसमें भी पोर्स हैं। यस सर। सैंड इज ड्रायर देन क्ले, क्यों? क्योंकि सर क्ले में जो पोर्स होते हैं बहुत पतले होते हैं, रेडियस बहुत छोटा है, तो कैपिलरी राइज इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसमें क्ले में पानी ऊपर तक खींचा हुआ रहता है। जबकि सैंड में क्या है, इतना बड़ा बड़ा रेडियस होता है कि सारा पानी नीचे गिर जाता है, उसको खींचने वाला कोई नहीं होता ऊपर की तरफ। ठीक है, सर अपने ही ऑब्जॉर्व कर लेता है। सैंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना, क्ले एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए वो नीचे से, जहाँ पे वाटर टेबल नीचे है ना, तो वहाँ से पानी ऊपर सक कर लेता है। कौन? यस। क्ले। क्ले। और सैंड क्ले। नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस। हल क्यों चलाते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। हम्म, पोरस ब्रिक्स एब्जॉर्ब वाटर सेम कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही बात? यस सर। सर प्लाविंग में तो पोर्स टूट जाएगा सब। हाँ, हम चाहते हैं मिट्टी सूखे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, यस सर। उसको जब पानी डालेंगे फिर तो ऐसी बनी जाएगी, राइट? चलो आगे बढ़े। यस सर। देखो यार, एक्चुअली यस अब 8 स्लाइड बची है जो आज ख़त्म नहीं कर सकता मैं। तो इस सैटरडे खत्म कर दीजिए। सैटरडे या संडे को ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं चाहता था आज ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। एक्चुअली वो ठीक है स्लाइड्स टाइम कंज्यूमिंग में थोड़े से, सर, इस हफ्ता में तो हो जाएगा। ईजिली। सर करा दीजिए 10 बजे तक। चलो 10 बजे तक नहीं होगा आई थिंक। चलो देखते हैं, फिर वो एक स्लाइड के लिए आओगे क्या यार?
नो सर। किसी का टेस्ट है क्या संडे सर संडे से पहले? सर फ्लूइड के बाद आप और नहीं लेंगे? तो उसका तो आपका 11th का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना। सर तो रिवीजन नहीं लेंगे हम? अभी तो आप लोगों के फिर एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सर तो एग्जाम खत्म भी तो हो जाएंगे। तो 11th का ही रिवीजन करते रहोगे? सर नहीं वेव्स का रिवीजन करा दीजिएगा ना सर, हो यस सर, जाएगा। खाली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिएगा। बेटा वेव्स चैप्टर सर आप खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिएगा ना। प्लीज सर। सर हम लोग का डीएवी वाला का 28 है, तो आप इस अगला वेडनेसडे जो होगा उसमें प्रैक्टिस करा दीजिए। वेव्स की प्रैक्टिस मुझसे क्यों करवा रहे हो? प्रैक्टिस में मैं आई एम नॉट वेरी गुड, बोर हो सर जाऊंगा। आप क्वेश्चन ही दे दीजिएगा, मतलब डीपीपी बना के वही सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। इसको सैटरडे को ख़त्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सैटरडे संडे जब भी क्लास सर मिलेगी। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।